नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है जिसको लेकर कितनी भी बार चर्चा की जाए किंतु बार बार जैसे पेशेंट्स आते रहते हैं और इस विषय पर चर्चा होती रहनी चाहिए भी। पता नहीं कहाँ से किस महिला को एक नया जीवन मिले और उसको संतान प्राप्ति हो, क्योंकि महिला के लिए संतान की प्राप्ति या जो भी कपल होता है उसके लिए इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व, ये काफी एक प्रकार की ऐसी समस्या होती है ना, जो एक सोशल स्टिग्मा के रूप में भी होती है। जैसे हमने फिलहाल ही एक मातृत्व दिवस को भी यहाँ पे ये किया था और इसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी के तो कारण बहुत है, बहुत सारे कारण है, यानी शारीरिक, मानसिक और कुछ कंजेनाइटल होते हैं एनोमलीज, कुछ ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं, कई प्रकार के हैं। आयुर्वेद में वंध्यत्व को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से वर्णन बताया है। थेरी तो आप वैसे पढ़ते रहते हैं, जैसे हम बीएमएस में होते हैं तो थेरी पार्ट तो हमें पढ़ना पड़ता है, बट वहां पे इतना समय नहीं मिल पाता है ना कि हम लोग इसको डिटेल में पढ़े कि ट्रीट कैसे करें पेशेंट। कुछ केसेस आप देखते हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाद में का जो समय होता है पढ़ाई के बाद का, इंटर्नशिप का है, उसके बाद के भी साल, हर साल तो हर दिन तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बट बाद में भी जैसे और गायनिक को लेकर एक जैसे मैंने देखा अभी हमारा पिछला जो सिलेबस था 9 साल तक, 8-9 साल तक, उस एक ईयर का ही स्त्री रोग प्रसूति तंत्र आता था ग्रेजुएशन ही में। तो एक साल में जैसे कि कितने दिन गायनिक की पोस्टिंग आती होगी और कितने बच्चों को सीखने को मिलता होगा, ये भी एक थोड़ा सा हमें ये लगता था कि ज्यादा समय मिलना चाहिए था, तो हम जैसे मॉर्निंग की पोस्टिंग और शाम की पोस्टिंग कराकर पढ़ाया करते थे। बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी पैटर्न बना है उससे काफी राहत मिलेगी और बाद में भी इसको हमें सीखते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है कि कौन सी द्रव्यों का, कौन सी वनस्पतियों का, औषधियों का प्रयोग करें। बाकी आप सब कुछ छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिगेशन रूटीनली जो एलोपैथी के होते हैं वही प्रकार के इन्वेस्टिगेशन भी हमें करने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं उसको भी लीजिएगा, यानी जो गर्भकारक भाव है, गर्भस्थापना के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, इन चारों का विचार तो आपको जरूर करना है। ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, सबसे पहले गर्भस्थापना के लिए आपको इन चारों का ये करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करिएगा। जैसे मैं मुझे लाइक अगर आप थोड़ा इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को देखेंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कॉजेस, सेकेंडरी के कॉजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। सेकेंडरी में क्या है ना, काकबंदे जिसको कहा है, जिसमें एक बार तो उसको बच्चा होता है, प्रेगनेंसी होती है, बाद में नहीं होता है। तो उसमें भी कई बार ऐसे देखा जाता है, अनुभव ऐसे होते कि कई सालों तक पेशेंट ये करते रहते, सेकंड बेबी चाहिए करके, फिर भी उनको ये नहीं मिलता है। और कुछ में ऐसे होता है कि गर्भ स्थापना ही नहीं होती है, कुछ में गर्भ स्थापना होती है बट हैबिचुअल अबॉर्शन, टॉर्च, अलग अलग इन्फेक्शन, या गर्भ ठहर नहीं पाता है। तो गर्भ ठहर नहीं पाना, गर्भधारणा नहीं हो पाना और गर्भाशय कमकुवत होना, स्त्री बीज, पुरुष बीज की समस्या, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, जो भी, देर आर सो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। बट कितने भी फैक्टर्स हो, हमें काम तो करना है। हमारे जो बहुत ही स्पेसिफिक आचार्यों ने बनाया हुआ जो महाकषाय गण है, इसमें प्रजास्थापन गण को लेकर ही हमें काम करना है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रजास्थापन, यानी प्रजा यानी संतति का स्थापन करने के लिए जो दवाइयां, जो मेडिसिन प्रयुक्त की जाती है उनको प्रजास्थापन कहा जाता है। मार्केट में आपको प्रजास्थापन महाकषाय काढ़ा मिलेगा, घनवटी मिलेगी, बिल्कुल। तो बट इसमें मैं जैसे एक एक द्रव्य हम लोग पढ़ेंगे, फिर मेरे पास जो भी फॉर्मुलेशन है इसको भी मैं शेयर करूंगी अलग अलग ग्रंथों से, जो कुछ अनुभूत है, प्रायोगिक है, जो सदियों से हमने पिछले इसमें भी 15 दिन पहले भी मैंने जो इसका विधि का बताया था, लक्ष्मणा को लेकर चर्चा की थी, कुसवन के कुछ द्रव्यों की चर्चा की थी। इसी में से कुछ और भी द्रव्य है जो प्रजास्थापन गण के रूप से आचार्य चरक इसको बताते हैं, जो कि खास करके हमें इसका प्रयोग करना है। इसीलिए हम लोग पहले ही 10 द्रव्यों को समझते हैं। अभी आप इस द्रव्यों को एक बार समझ लेंगे ना, ये काम कैसे करते हैं, तो फिर इसका कंबाइन करने, कल्प बनाना, खुद का अपने अपने एक फॉर्मुलेशंस बनाना, ये बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी कि ये 10 द्रव्य कौन से हैं और इसको किस प्रकार से हमें उपयोग में लाना चाहिएगा, इसको कैसे कैसे आप कंबाइन कर सकती है। देखिए इसका सूत्र जो आया है, ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्त्र वीर्या अमोघा व्यथा शिवा अरिष्टावाट्य पुष्पी विश्वक्सेना सकांता इति दशमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति।
तो इस प्रकार से ये प्रजास्थापन गण में द्रव्य आए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर का द्रव्य है एंद्री, यानी सेट्रोलस कोलेसिंथेसिस। इसके सीड्स और रूट का प्रयोग किया जाता है। अभी एंद्री को लेकर जो है कि क्या है, इसके रसविर विपाक क्या है, इसको क्यों यूज करना है, ये बल्य है ना, और प्रजास्थापन भी है, इसीलिए शायद ये मुख्य रूप से इसका जो रस है कषाय तिक्त है। तो मुझे लगता है एंद्री जो कषाय तिक्त गुण के साथ गर्भाशय या आर्तव स्त्रोतस में जो भी एक प्रकार की कुछ आम है, क्लेव है, इसको कम करा देती है। ये लघु है, इसका वीर्य शीत है, बट तिक्त गुण के साथ ये बैक्टीरियो सैडल बनेगी और आम का पाचन करेगी और रस रक्त का भी पाचन करेगी। इसका विपाक मधुर है, मधुर विपाक। ज्यादातर सारे जो द्रव्य यूज करते हैं प्रजास्थापन, गर्भस्थापन, गर्भधारणा एवं गर्भ का पालन करने के लिए, वो ज्यादा प्रिफरेबल मधुर गुण के होते हैं। तो इसका काम क्या है, ये रसायन काम करती है एंद्री, और ये मेद्य भी है। एंद्री का घृत बनता है, इसका चूर्ण बच्चों में भी आप इसको दे सकते हैं। ये कंठ को सुधारित करती है। कंठ सुधारक द्रव्यों में भी मधुर गुण का ही ज्यादा प्रयोग किया है। मधुर रस का सेवन या मधुर गण के द्रव्यों का सेवन करने से कंठ में सुधार आता है। जैसे हमें देखा कि मधुर रस ये वात का शमन, पित्त का शमन करता है, तो ये भी एंद्री वात पित्त का शमन करेगी। तो इस प्रकार से एंद्री जो द्रव्य है ये वात का शमन करेगी और इस तिक्त कषाय रस की वाली है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। दूसरा द्रव्य इसमें आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी को लेकर तो हमेशा से हमने बात की है कि ये किस प्रकार से काम करती है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में है ब्राह्मी। ये हमारे हार्मोनल लेवल को भी बैलेंस करती है, निद्रा जनन के रूप में काम करती है, और ये मानसिक स्थिरता, स्टेबिलिटी देती है। एंड सो इसका प्रयोग, आप इसका वर्णन जो किया जाता है ग्रंथों में, जैसे चरक सुश्रुताचार्य इसको तिक्त वर्ग में भी बताते हैं, इसको प्रजास्थापन में, वय स्थापन में भी इसको लिया गया है। ये ब्राह्मी कषाय तिक्त वाली और लघु, और इसका वीर्य भी शीत है, विपाक भी मधुर ही है। ये दीपन मेद्य हर्भ है, और ये भी वात पित्त का शमन करती है। इसके पंचांग का प्रयोग हमें करना है। और ब्राह्मी को लेकर तो काफी रिसर्चेस भी हुए हैं, जो कि एक प्रकार से ये थोड़ी सी मेंटल लेवल पर जाकर और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करती है, एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। इसके ऐसे कई सारे इफेक्ट हमें मिल जाते हैं जो काफी अच्छे से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ब्राह्मी घृत है, और ब्राह्मी जिंजिन, ब्राह्मी वटी आती है जो बहुत ही अच्छे से काम करती है। इन सभी का जो भी, जैसे मैं बता रही हूँ ना, ये स्मृतिवर्धक है। बच्चों के लिए ब्राह्मी बहुत टॉनिक वाली, कड़वा टॉनिक जो बोलते हैं। तो ये बकोपोमोनोरिया जो है पूरे पौधों का, यानी पूरे पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। ये रक्त की शुद्धि करती है, पित्त थोड़ा सा बढ़ा देगी, मूत्रवर्धक भी है, और ये शीतलक है। तो इस प्रकार से इसका हम काढ़ा, वटी, अब घृत बनाकर, ब्राह्मी घृत बेस्ट है। आप बच्चों को ऐसे भी खाने में दे सकते हो, डेली यूज इसका कर सकते हो, क्योंकि प्रजास्थापन गण से आई है। तो इसका फिर बस्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप पूरे प्रजास्थापन गण का कैसे उपयोग करेंगे वो लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसको किस किस रूप में दिया जा सकता है ना, ताकि आपको अच्छे से इसके ऊपर हम ज्यादा ये कर सकते हैं। तो जो ब्राह्मी की बात चल रही थी, ये ब्राह्मी स्तन्य जनन भी है और स्तन्य शोधन भी काम करती है। इसलिए अगर प्रसूति के बाद भी अगर आपको यूज करना है, और मुझे लगता है अगर आप पहले से ही इस प्रजास्थापन गण का प्रयोग करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं है। वैसे भी ये नर्वस टॉनिक भी है, आपके ब्रेन सेल फंक्शन को मोटिवेट करती है, और साइकोसिस, मेंटल लेवल पे जो भी समस्या है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के पेशेंट बहुत चिड़चिड़े बन जाते हैं, उतावले बन जाते हैं कि कब एक बार प्रेगनेंसी हो जाए और कब मैं माँ बनूं, बाप बनूं, ऐसे करके, मतलब इतना वो इरिटेट हो जाते हैं पूरे। और जहां पे भी जाते बेचारों उनको बहुत ही सामना करना पड़ता है सवालों का। तो बिल्कुल ये इस प्रकार से आपके मेंटल लेवल को भी एक सटाइटी देने का काम करती है। एंटी स्ट्रेस, एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में इसमें जो होते हैं ना सारे तत्व होते हैं, उसका ये काम है। एंड ये एक्टिवली ये काम करती है, और इसीलिए इसको हम एक इम्यूनो फंक्शन के लेवल पे भी इसको यूज करते हैं। ब्राह्मी एंद्री हो गई। नेक्स्ट इसमें इस क्रम में आने वाला जो द्रव्य है, आप इसको दूर्वा स्वरस, थोड़ा सा एक मतभेद हो सकता है कुछ आचार्यों के विचार से। तो दूर्वा, दूर्वा भी वर्ण्य है। वैसे इसका हम लोग स्किन डिसीज में बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। तिक्त कषाय मधुर गुण वाली है, इसका गण लघु है, एंड वीर्य शीत है, मधुर विपाक की है। ये भी प्रजनन कारक है। अभी देखिए थोड़ा सा शब्दों का डिफरेंस। प्रजनन कारक यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाला, प्रजास्थापन यानी स्थापित करना, कारक यानी स्टिमुलेट करना, तृप्ति कारक, तृप्ति देने वाली, तृष्णाहार, एंड गर्भ भाव
यहाँ पे गर्भ भाव को बढ़ाने वाली ऐसे बताया गया है। और इस प्रकार से गर्भस्राव को भी ये कम करा देगी, कफ पित्त का शमन करती है। इसके भी पंचांग का ही हमें प्रयोग करना है, यानी पूरे जो भी इसके ये है उस सभी का प्रयोग हमें इस प्रकार से इसको करना है। ये दुर्वा जो है ये हमने नासागत रक्त पित्त टीओबी के इसमें दुर्वा घृतपान, दुर्वा सरस का नस्य देना, ये हम लोग करते आ रहे हैं। जो दुर्वा मुख्य रूप से पित्त का शमन करती है, तो पित्त रक्त की दृष्टि जहाँ पे भी होगी, अभी पित्त रक्त की दृष्टि है तो हमने टॉर्च में भी इसका प्रयोग करना है। टॉर्च रिलेटेड इनफर्टिलिटी है तो दुर्वा स्वरस का नस्य, दुर्वा का घृत आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। जहाँ पे पेशेंट रिलेटेड है, पेशेंट सफर हो रही है डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग से, अत्यधिक हेवी मेंसेस होते हैं, तो वहां पे क्या करना है, पित्त का शमन भी करना होता है। और गर्भाशय ना कमकुवत हो जाता है, कमजोर हो जाता है। गर्भाशय का जो काम है वो काम बार बार यानी रिपीटेडली अगर महिला को बहुत ही ज्यादा मात्रा में हेवी मेंसेस हो रहे हैं तो गर्भाशय का टोन भी ठीक से नहीं रहता है। तो इस टोन को बढ़ाने के लिए भी आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अलग अलग जो द्रव्य है इसका अलग अलग रूप में भी प्रयोग हमें करना आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे इसको प्रयोग में ला सकते। दुर्वा को हम गर्भाशय का बल बढ़ाने के लिए प्रयोग करेगा, जो कि गर्भस्राव नाशी भी है, यानी एबॉर्शन को भी वो कम करती है और फिटल ग्रोथ को इंड्यूस करती है। इसमें जो तत्व है इथेनॉल वगैरह है, ये भी सीएनएस को भी ये करते हैं, मतलब स्टिमुलेट करते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं। इसी प्रकार से आचार्य चरक और वाग्भट हो या शारंगर हो, इसमें इन्होंने इनका प्रयोग ना जैसे कि आचार्य चरक ने रक्त पित्त में बहुत अच्छा बताया है। फिर आचार्य वाग्भट ने जो ओजवर्धक बताया तो नाग बलादि घृत में ये कंटेंट है। आचार्य शारंगर इसको व्रणशोफ लेप में बताते हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने अनुभव के हिसाब से इस द्रव्य का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं आम्ल की। आम्ल के बारे में मुझे लगता है कि आप हम सभी वैद्य जानते हैं कि ये तो आयुर्वेद के लिए एक वरदान रूपी है। एंड ये जो द्रव्य है ये वयस्थापन का काम करेगा, विरेचन का काम करेगा। ये त्रिफला में भी है और ये परुषकादिगण में भी आचार्य सुश्रुत बताते हैं। इसका जो अम्ल रस प्रधान है एंड लवण रस वर्जित, बाकी सारे 5 रस इसमें होते हैं। हम लोग मुझे लगता है आम्ल के ऐसे द्रव्य है किसी भी रूप में घर में ये मौजूद होता है। स्वरस के रूप में, आंवला कैंडी के रूप में, मुरब्बे के रूप में, अचार के रूप में और कई सारे रूप में हम लोग इसका निरंतर सेवन करते रहते हैं। वैसे भी खाया जाता है जो बालों के लिए और वयस्थापन के लिए बहुत अच्छा माना है। त्रिदोषों का शमन करने वाला है। और आंवले की फ्रूट को लेकर तो काफी काम भी हुआ है एंड काफी रिसर्चेस भी इसके ऊपर हुए हैं। तो आंवले के बारे में मुझे लगता है वयस्थापन और प्रजास्थापन सभी प्रकार से ये करने वाली, रसायन रूप में काम करने वाली ये वनस्पति है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको लिया गया है, प्रजास्थापन गण के द्रव्यों में इसको लिया गया है। इसमें थोड़ा सा मतभेद है, जो मैं 10 द्रव्य बताने जा रही हूँ ना इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें इसी क्रम में आता है गुड़ूची। गुड़ूची भी वयस्थापन, स्तन्य शोधन, दाह प्रशमन एंड तृप्ति जनन काम करने वाली गुड़ूचादि, पटोलादि, ककोल्यादि ऐसे सारे गणों में इसका वर्णन आ रहा है। तिक्त, कटु, कषाय गुण की है। उष्ण निरेखीय, विपाक मधुर है, रसायन, बल्य, दीपन और संग्रहण कार्य करने वाली है। गुरुची का हमने बहुत केसेस में प्रयोग करवाते रहते। गुरुची ये सभी प्रकार से रसदुष्टि को कम करती है, रसपाचक और रक्तपाचन का काम करती है। तो रस रक्त दुष्टि जनित इनफर्टिलिटी, जैसे टॉर्च हो या कोई भी इन्फेक्शियस इस हिस्ट्री रही हो, वहां पे आप गुरुची का जरूर उपयोग करिएगा। ये बेस्ट रसायन है, आयुवर्धक माना गया है गुरुची को भी। वयस्थापन एंड स्तन्य का भी शोधन करती है। तो हम रसव स्रोत पे काम करते हैं, तो इसमें आप जैसे ब्रेस्ट के अलग अलग व्याधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस प्रकार से इन प्रजास्थापन गणों का उपयोग करके किसी महिला को प्रेग्नेंट करा देते, तो मुझे लगता है इसमें आगे आने वाली जो समस्या है, लाइक स्तन्य की समस्या होगी या बाकी समस्या होगी, उसमें काफी सुधार आ जाएगा। इसलिए इसको आपको अभी से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आचार्य चरक इसको गुड़ुचादि तेल का योनि व्यापद में बहुत अच्छे से प्रयोग बताते हैं। फिर वातवैधि में बताते हैं, सुश्रुत भी वातवैधि में बताते हैं। आचार्य वाग्भट ने गुरुची का काढ़ा गर्भस्थापक के रूप में बताया है। मैं बताऊंगी आगे कुछ अलग अलग अद्भुत कल्प आपको जरूर। और गुरुजी का योग भी बताया है आचार्य वाग्भट ने गर्भस्थापना के लिए। आचार्य क्षारंगर ने इसका प्रयोग वृक्ष के रूप में बताया, मुस्त्यादि चूर्ण में। भाव प्रकाश इसका प्रयोग त्रिफलादि घृत के रूप में, योनि दोष हर के रूप में बताते। तो आप समझिएगा, आप गुरुची को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में आता है
दूसरा हरितकी। अभी हरितकी के बारे में भी हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, हर घर में हिरड़ा चूर्ण और त्रिफला चूर्ण होता ही है, ये भी प्रजास्थापन। थोड़ा सा हरितकी ना एक क्या बोलेंगे हम इसका जो ये है रुक्षता थोड़ी सी निर्माण करके, बट अभी बाकी सारे इतने प्रभावशाली द्रव्यों का हमने इसमें मिलाप कर दिया है, तो इसका प्रभाव अच्छा ही होने वाला है। प्रजास्थापन, ज्वरग्न, कुष्ठग्न, कषायग्न, त्रिफला, अमलक्यादि, परुषकादि, ऐसे सारे गण में इसका वर्णन आया है। और ये लघु वृक्ष उष्ण गुण की बट विपाक मधुर है, इसीलिए इसका प्रयोग रसायन, मेध्य, ब्रूहन, वयस्थापन, वृक्ष, दीपन, अनुलोमन, कितने सारे इसके बारे में तो बोलते बोलते हमारा एक क्लास भी हो जाएगा खत्म। ऐसे ही हरितकी है। इसका भी हम अलग अलग गुरुत्व में, आचार्य चरक उन्माद के इसमें चिकित्सा में बताते, कल्याण गुरुत्व में है, त्रिफला तैल में है, अपस्मार में ही, फिर काश्मीर आदि गुरुत्व जो योनि व्यापद में प्रयुक्त करते उसमें भी इसका उपयोग किया गया है। त्रिफलादि तैल जो वातव्याधि में है, पाठादि तेल वात शमन के लिए, कुष्ठादि कुशनादि करके स्थापन जो दिया जाता है उसमें भी इसका रोल है। वाग्भट भी इसको रसायन के रूप में बताते हैं। तो देखिए इस प्रकार की ये अद्भुत ऐसे हरितकी का भी इसमें इसको लिया गया है। नेक्स्ट इसमें द्रव्य आता है कटुक रोहिणी। कटुक रोहिणी ये कटु तिक्त है, भेदनीय है, लेखनीय है, स्तन्य शोधन है, कटुस्कंद वाली है, पटोल आदि, पिपल आदि, पटोल, पिपली, पटोल में जैसे रसपाचन का काम करता है यहाँ पे, इसीलिए इसको इसमें क्रम में डाला गया है, कफ पित्त का शमन करने वाली होती है। जो कटुक रोहिणी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जैसे इसका भी प्रयोग जो है गुल्म और अनुवासन बस्ती के लिए अलग अलग मधुकादि तेल है, मृदुवाली तेल है। बोलो इसी क्रम में, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कटुक रोहिणी की बात कर रहे थे, इसका अलग अलग रूप से आचार्य बताते हैं। मधुकादि तेल में अनुवासन के रूप में है, शोक में बताया, पाचन के लिए बताया। नेक्स्ट क्रम में द्रव्य आता है बल। अभी बला तो नाम से ही बल देने वाली है, तो बिल्कुल ये बृहणीय भी है, प्रजास्थापन है, जीवनीय है और शोणित स्थापन आदि वर्ग में लिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसको विदारी गंधादिगण में लिया है। एंड ये रसायन के लिए स्पेसिफिकली क्या करती है, ये न्यूरो प्रोटेक्टिव काम भी करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये नर्वस को भी, नर्वस सिस्टम को भी और न्यूरॉन्स नर्वस नर्व को भी यानी वातनाड़ी संस्थानों को भी ये बल देने का काम करती है। और इसीलिए इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। आप इसको एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में भी कर सकते हैं। मुझे लगता है बलादि तेल, चंदन बला, लक्षादि तेल हम लोग सभी आप प्रयोग करते हैं, सारे वैद्यगण। बलादि तेल का तो लाइक योनि व्यापद में बस्ती अच्छा काम करेगा, बलादि रसायन का रसायन के लिए वातज योनि रोगों में काम अच्छा होता है इसका। फिर आचार्य वाग्भट ने बला तेल का भी योनि रोग में पीचू के रूप में या बस्ती के रूप में प्रयोग बताया है। इवन आप इनफर्टिलिटी में भी गर्भाशय का
टोन बढ़ाने के लिए इसका पीछू, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, अभ्यंग, जो भी जैसे भी चाहे भला तेल का प्रयोग कर सके। इतना अद्भुत ये तेल है। आचार्य भाव प्रकाश भी इसको रक्त प्रदर में बताते हैं। मैंने कई बार रक्त प्रदर में और अमीनोरिया के केसेस में भी इसका प्रयोग करवाया है। गर्भस्थापन के लिए भी ये बेस्ट मानी गई है। तो बला के रूप में तो मुझे लगता है हमें एक वरदान के रूप में ही बला वनस्पति मिलती है, जो कि मधुर विपाक वाली है। बल्य, वृक्ष, रसायन एंड रक्त पित्त का शमन, ये मुख्य रूप से वात पित्त जनित इसमें इसका रोल रहता है। नेक्स्ट इस क्रम में आता है 10वां प्रियंगु, जो मूत्र विरजनीय के रूप से बताया है। फिर ये प्रजास्थापन भी है, पुरुष संग्रहण के रूप में बताया। ये भी इसका वीर्य जो है शीत है, गण इसके गुरु है, वृक्ष है, तिक्त कषाय रस वाली ये होती है। और ये प्रियंगु इस प्रकार से इसका भी काफी अच्छे से रोल हम कर सकते हैं। आचार्य चरक इसको बताते हैं, कल्याणक घृत में है, जो काफी अच्छे से उसका उपयोग बताया गया है। फिर आचार्य सुश्रुत ने भी अंजनादि, प्रियंगवादी गण में इसका प्रयोग बताया। एंटी इंफ्लेमेटरी एस्ट्रीजेंट के रूप में काम करेगी, रिजोनेटिंग है। और सभी आचार्यों ने लगभग प्रियंगु को लेकर उन्माद, अपस्मार, वात व्याधि, रसायन, अस्थापन बस्ती, वातनशन के लिए प्रियंगु का, तो वहां जहां पर आपको लगता है कि वात दुष्टि है, यानी इनफर्टिलिटी के केसेस में वात दुष्टि अगर हो, तो वहां पे आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। इसमें ये बला तेल में है, कल्याणक घृत में है, एंड प्रियंगु का प्रयोग तो शंपकादि अस्थापन बस्ती में किया गया है। और सर्व जो वातनाशक तेल बनता है उसमें लिया गया है, हिंगवादी योग में लिया गया है। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मी, ऐन्द्री, शतावरी, फिर दुर्वा, कटुक रोहिणी, गुड़ूची, हरितकी, आम्लकी, बला, प्रियंगु, ये सारे जो द्रव्य है इन्हीं से बनता है हमारा प्रजास्थापन गण। तो प्रजास्थापन गण को लेकर आई थिंक ऐसे ये सारे द्रव्य इसमें है। थोड़ा सा एक दूसरा इसमें फर्क हो सकता है, जैसे किसी आचार्य ने इसमें अरिष्ट को भी लिया गया है, तो एक दो वनस्पति में फर्क हो सकता है। बट जो भी सारे द्रव्य है, ये सारे द्रव्य मुख्य रूप से गर्भ स्थापना के लिए मदद करने वाले हैं। तो इनका प्रयोग कैसे करना है, अभी आगे इंपॉर्टेंट बात है। प्रजास्थापन औषधियों का मिलाप करके जो कल्प हमें मार्केट में अवेलेबल है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है ब्राह्मी घृत का। तो आप जरूर, जो भी महिला आएगी, आपको अगर उसका विरेचन करवाना है तो ब्राह्मी घृत का आप स्टार्ट करिएगा, ब्राह्मी रसायन का स्टार्ट करिएगा। सारा स्वतारिष्ट आप स्टार्ट कर सकते, जो कि बहुत अच्छे से नर्वस टॉनिक के रूप में और अनिद्रा और बाकी सारी समस्या के लिए काम करेगा। आम्ल की रसायन में ये है, च्यवनप्राश में सारे प्रजास्थापन गण डाले गए हैं, ब्रह्म रसायन में डाले गए हैं, दुर्वाति घृत में डाले गए। आपको अगर कोई ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाना है तो वहां पे आप ना इसका नस्य दे सकते हैं। किसी भी रूप में आप इन सभी द्रव्यों का काढ़ा बनाइएगा, आप इसका क्षीरपाक बनाइएगा। आपको मार्केट में रेडीमेडली प्रजास्थापन गण का वटी मिलती है, उसका भी प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसको अमृतोत्तर कषाय में डाला गया है, चिन्ना रुहादी कषाय में ये सारे द्रव्य है, हरित की रसायन में ये सारे द्रव्य है, और कई सारे ऐसे जो इसका ये है बताया जाता है। तो हम कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपने ब्राह्मी घृत का नियमित रूप से सेवन करवा सकते हैं, यानी गर्भिणी अवस्था में भी कर सकते हैं, ताकि बच्चे में भी हम सभी चाहते, सभी कपल, सभी माए, सभी पिता चाहते कि अपनी बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ, सुंदर और सबसे इंपॉर्टेंटली बहुत बुद्धिमान हो। तो बुद्धिमान बच्चा आप चाहते हो, बुद्धिमान आपकी संतति चाहते हो, तो ब्राह्मी का अभ्यास नियमित रूप से करिएगा। पहले भी करिएगा, पहले भी आपके ट्रीटमेंट पार्ट में ये होनी चाहिए, और फिर गर्भवती स्त्री को भी इसका सेवन जरूर करवाइएगा। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है दुर्वा, जो शीत वीर्य वाली है। इसका नस्य भी काफी अच्छे से बच्चों में अच्छे गुण डालने के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाले ये बताए गए हैं। तो इस प्रकार से फिर कुछ अनुवंशिक कुछ विकार अगर होते हैं तो ये भी इसमें भी कम हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। आप अगर प्रजास्थापन गण का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रजास्थापन गण जो है, निश्चित रूप से इसका जो परिणाम होगा बच्चे के स्वास्थ्यवर्धन के लिए भी होगा, ना केवल संतति प्राप्ति के लिए, बट बच्चा भी अनेक गुण वाला इसमें बनने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कोई अगर आपके इसमें कोई कुल में अगर कोई विकार है तो उसके लिए भी है। अभी इसका मैंने सारे कल्प बताई। प्रजास्थापन गण सिद्ध घृत का आप उत्तर बस्ती बेस्ट काम करेगा। उत्तर बस्ती जो हमने कई बार पढ़ाया है उत्तर बस्ती को लेकर, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर भी रिसर्चेस हुए हैं। इसका भी प्रयोग आप उत्तर बस्ती के रूप में कर सकते हैं, खास करके जहां पर इनफर्टिलिटी
जो बीज उत्सर्ग से जुड़ी है, ओवेरियन फैक्टर से रिलेटेड इनफर्टिलिटी के केसेस में आप इस प्रजास्थापन गण सिद्ध घृत का प्रयोग जरूर करवाइएगा, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप उत्तर बस्ती भी दीजिएगा और फिर हम घनवटी के रूप में या प्रजास्थापन गण का क्षीर बस्ती के रूप में भी प्रयोग करवा सकते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिल सकते हैं और काफी केसेस में हमें अच्छा रिजल्ट भी मिला है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो टॉपिक आज सेलेक्ट किया है, प्रजास्थापन गन का उपयोग कैसे करना है। प्रजास्थापन गन की जो वटी मार्केट में मिलती है, इसमें भी यही सारे कंटेंट होते हैं जो आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी है, जो प्रजास्थापन का ही काम करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैं क्लासिकल कुछ अलग अलग बताऊंगी इसमें कि जो हमने अभी बला तेल का वगैरह प्रयोग बताया ना, अभी देखिए आचार्य कौन से तेलों का प्रयोग बताते हैं। इसमें नारायण तेल का पान, एक एक फॉर्मुलेशन के ऊपर चलते हैं। अभी पहला फॉर्मूला मैं बताने जा रही हूँ, नारायण तेल का पान वंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति के लिए जो बेस्ट माना गया है। इसमें सबसे नंबर पर अलग अलग जो गुटिका है, वटिका है, अलग अलग जो उपयोग बताए गए हैं हमने, उसमें उसी क्रम में कुछ कुछ मैं अद्भुत आपको बताऊंगी जो क्लासिकल रेफरेंसेस ही है। भेल, अष्टांग हृदय, चरक, सुश्रुत, काश्यप, इन सभी में मैं सारे रेफरेंस बताती रहूंगी तो आपको बोर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रेफरेंस ना बताते हुए डायरेक्टली फॉर्मुलेशंस बताती हूँ, ताकि आपका उद्देश्य यही रहता है ना कि फॉर्मुलेशंस पता चले। तो बाकी देखिए, ट्रीटमेंट प्लान करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ी सी शुद्धि करिएगा, हल्का सा दीपन पाचन और विरेचन कर लेंगे। फिर आप जैसे बस्ती का कोर्स करना चाहे, विरेचन के बाद बस्ती कर सकते हैं। अभी इसमें जो बाह्य प्रयुक्त औषधि है, सबसे पहला नंबर नारायण तेल का आता है। नारायण नाम से भी, नारायण भगवान नारायण जो दुष्ट राक्षसों का विनाश करते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी दुष्ट दोष है उनका शमन तो आराम से हो सकता है ना। इसीलिए नारायण तेल का प्रयोग आचार्य बताते हैं कि आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा, बाह्य इसके लिए करिएगा। आप इसका अभ्यंग के रूप में, आप इसका पान के रूप में, आप इसका बस्ती के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इवन दो हम इसका नस्य भी कर सकते हैं, नारायण। तो नारायण ऑलरेडी जैसे मैंने बताया दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले। ऑलरेडी मैंने लक्ष्मणा पर एक सेशन लिया था। लक्ष्मणा का जो ये है द्रव्य चूर्ण है, इसको आप नस्य के रूप में, उसके मूली का नस्य गाय के दूध के साथ नस्य करवाइएगा, राशन के रूप में दीजिएगा। विद्वान संतान प्राप्ति के लिए माना गया है। लक्ष्मणा मूल का कंठ में बांधने या गोघृत में पीसकर नस्य लेने से वीर्यवान संतति उत्पन्न होती है। तो लक्ष्मणा को लेकर मैं नहीं बात करूंगी ज्यादा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। दूसरा क्रम में तेल आता है शतपुष्पा, इसका भी नस्य, बस्ती, अभ्यंग जो भी चाहे। नस्य कहाँ देंगे? जहां पे ओवुलेशन फैक्टर के लिए, ओवुलेशन को इंड्यूस करना है, वहां पे नस्य का प्रयोग करेंगे। अभ्यंग कहाँ पर देना है आपको? जहां पर जरूरत है। जैसे बस्ती कहाँ पर देना है? वही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो, खुलकर मेंसेस नहीं आते हो, वहां पे आप इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्रम में तेल आता है लहसुन तेल। लहसुन तेल का भी इसी प्रकार से बस्ती देना श्रेष्ठ माना है। ये तेल क्लिबत्व, वंध्या, और मतलब इसका इतना वर्णन सुंदर आया है लहसुन तेल का कि ये लाइक वृद्धा को भी ये संतति देने वाला है, इतना इसका अच्छा वर्णन आया है। सो इनफर्टाइल मेल फीमेल जो भी थोड़ा सा एज हो गई है, तो भी अगर वो बच्चा चाहते तो उनको भी बच्चा होने में मदद करने वाला ये लहसुन तेल है। सो ये बहुत अच्छे से काम करने वाले ही तेल। नेक्स्ट इस क्रम में आचार्य बताते हैं शतपाकी तेल। अभी शतपाकी तेल में अलग अलग विदारी कंदाती गण की औषधियां है, और इसका तेल सिद्ध कराकर इसमें बहुत अलग से थोड़ा सा वर्णन बताया है कि ये तेल जो शतपाकी तेल है, सिद्ध करते समय शंखनाद करे, शंख ध्वनि करे, और फिर दुदुम भी बजाए, यानी जो भी बजाने का होता है ना वो बजा सकते हैं, आप ढोल बजा सकते हैं। छत्र धारण करे, चवर डुलावे और सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करावे। और तेल अच्छे से भली भांति स्नेह सिद्ध हो जाने के पश्चात उतार कर स्वर्ण रजत मृतिका से निर्मित पात्र में सुरक्षित स्थान पर रखते। ये बहुत सुंदर है, और ये खास करके वहां उस जमाने में राजाओं के लिए बनाया जाता था। शतभाग से विपक हुआ तेल जो शतपाकी तेल है, यानी शतभाग से ही उसको बनाया गया है, और ये खास कर वंध्या स्त्री के लिए ही बनाया जाता था। तो वात व्याधि में इसका वर्णन आया है, और ये आप मतलब शरीर शुद्धि के पश्चात इसका प्रयोग करिएगा, या बस्ती के लिए आप इसका प्रयोग कर सकती है। इतना सुंदर इसका वर्णन आया है। नेक्स्ट इसी क्रम में मैं थोड़े अच्छे अच्छे फॉर्मुलेशन बता देती हूँ आपको। देखिए, जो महिला कोई भी पित्तज यानी पीआईडी है, पित्तज योनि रैपत हो,
जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, टॉर्च हो और पित्त जनित रक्त बदर हो, जो भी है, पित्त की विकृति है और उस कारण से अगर गर्भस्थापना नहीं हो रही है तो वहां पे क्या करना है हमें, थोड़े से शीत द्रव्यों का, चंदन, उशीर, मंजिष्ठा और सीता और इन सभी को आपको दूध के साथ पान करवाइएगा। तो पित्तज आर्तोदुष्टि पित्तज योनि व्यापत्ति काम अच्छा होगा और फिर संतान प्राप्ति में मदद मिलेगी। जैसे पित्तज के लिए बताया है वैसे ही वातज रजोदुष्टि जिसमें अनियमितता है, अल्प आर्तो है, पेन है, मेंस्ट्रुअल कष्टार्तो के लक्षण मिलते हैं, वहां पे इस वातज रजोदुष्टि के लिए शुद्धि करने के लिए आपको लेना है श्वेत गुंजा, श्वेता, श्वेत पुनर्नवा, इनका आपको 1 महीने तक गर्भधारणा, जो भी गर्भधारणा की दवा मैं बता रही हूँ, जो भी मेडिसिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको महावारी के बाद 6ठे दिन से स्टार्ट करवाना है। कफज रजोदुष्टि में जहाँ पे ग्रथित कफ है, क्लॉटेड ब्लड आता है, हेवी मेंसेस भी है और एक प्रकार का थोड़ा सा गंध, जैसे पित्तज में भी गंध होगा, कफज में भी गंध होगा, तो इसमें आप इसकी शुद्धि करने के लिए त्रिफला, गिरिकर्णी, आरगवत, वत्सक तथा पयस्सा, इन औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। बेस्ट इसका प्रयोग होगा। शतपुष्पा का कल्प आपको लेना है, जैसे भी हो शतपुष्पा चूर्ण, तो आपको निश्चित रूप से बंध्या को भी संतान प्राप्ति होने में मदद मिलती है। एक और बहुत अच्छा सिंपल वाला बताती हूँ, बला, सीता, अतिबला, मधुक, वटशृंग, जो लेने ना, वट के श्रृंग आते हैं ना, छोटे छोटे कोम्ब आते, कोम्ब बोलते, इसको आपको लेना है। शहद, दूध और घृत के साथ इसका दिन में 2 बार पान करवाइएगा, 6ठे दिन से पूरे 1 महीने तक, यानी नेक्स्ट पीरियड आने तक आपको निश्चित संतान प्राप्ति में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा का काढ़ा या फिर अश्वगंधा का दूध के साथ पाक कराकर आप इसको ऋतु स्नाता स्त्री को इसका पान करवाइए। ठीक है। नेक्स्ट आपको तिल तेल, दुग्ध, दधी, फाणिज्य, घृत को पिपली के साथ पान करवाना है। इससे भी आपको गर्भस्थापना में निश्चित रूप से मदद मिल जाए। जैसे हम लोग प्रजास्थापन गण की आज बात कर रहे हैं, उसी क्रम में आता है जीवनीय गण। जीवनीय गण की औषधियां भी काफी अच्छे से इंपॉर्टेंटली गर्भस्थापना में मदद करती है। तो जीवनीय गण के द्रव्य जो है जीव, कृषबक वगैरह, उन सभी का भी आप काढ़ा सिद्ध शिरपा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रम में जिसको हम लोग भूल ही नहीं पाते हैं वो है फलघृत। फलघृत बहुत अच्छा है, जो हम अगर नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र पे प्राण कराए या फिर जैसे इसको 6ठे दिन से इसका प्रयोग करवा सकते हैं। फलघृत आप उत्तर बस्ती के रूप में, मात्रा बस्ती के रूप में, पीछू के रूप में, पान के रूप में, कहीं पर भी कैसे भी आप फलघृत का प्रयोग करवाइएगा, निश्चित रूप से आपको इसका बहुत अच्छा उपयोग मिलता है। बिल्कुल। और ये बताया गया है इस घृत के प्रयोग से उन सभी स्त्रियों को शतायु तथा बुद्धिमान संतति की प्राप्ति होती है। ये भारद्वाज मुनि द्वारा वर्णित फलघृत नामक घृत, यानी भारद्वाज मुनि ने इसका वर्णन किया है। आप इसमें फलघृत में लक्ष्मणा मूल भी डाल सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मणा के रिजल्ट अच्छे हैं। लक्ष्मणा मूली का प्रयोग हर बार बताया गया है। तो बिल्कुल आप जो जैसे महामारी के बाद जो शुद्ध हुई है शरीर से और मन से भी, उसी स्त्री को इस प्रकार से इस फलघृत का पान जरूर करवाइएगा। शीत कल्याण घृत, डेली इसका पान करना अच्छा माना गया है। काश्मीरी आदि घृत गर्भधारणा के लिए बेस्ट है। बृहद शतावरी घृत, ये भी आप लाइक गर्भस्थापना के लिए 6ठे दिन से 7वें दिन से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रम में एक और घृत है जो ज्यादा हम लोग इनफर्टिलिटी के लिए इसका विचार नहीं करते, बट मैं बताऊंगी लहसुन घृत। जैसे मैंने अभी लहसुन आदि की बात की थी ना, तेल की बात की थी, वैसे लहसुन घृत भी आप इसका प्रयोग, लहसुन घृत को बना दीजिएगा, इसको इसमें जैसे लहसुन के जो पीसे हुए बीज होते हैं ना, इसको डाला है, और क्योंकि ये दीपनीय, जीवनी और वृक्ष भी है, और इसमें दशमूल डालकर इसका पाक करके इसको बनाया जाता है। और इसका भी आप मधु और शर्करा के साथ पान या भोज्य रूप में प्रयोग करिएगा। तो जो भी क्लिब वंध्या अतिवृद्ध है व्यक्ति, यानी स्त्री या पुरुष, उसको भी संतान प्राप्ति में ये मदद दिलाता है। इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो निश्चित रूप से ये सारे जो हम कल्प उपयोग में ला रहे हैं, इसका निश्चित रूप से उपयोग होने वाला है। नेक्स्ट इसमें है अग्निबला के अनुसार पूग पाक। पूग यानी सुपारी पाक। सुपारी पाक मैं काफी बताती रहती हूँ सुपारी पाक के बारे में भी। ये भी गर्भकर और गर्भप्रद माना गया है, तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लहसुन जो स्त्री खाती है वो वंध्या नहीं होती है, और इसीलिए आपको लहसुन और सभी ऐसे द्रव्यों का प्रयोग जरूर बताइएगा। खान पान में लहसुन का प्रयोग ज्यादा करें। वंध्या के लिए स्त्री
के लिए दूध, घृत और मधु रस का सेवन करना, और अगर आर्तों का क्षय है तो मांस का प्रयोग करना भी अच्छा माना है, जो कि आर्तों की वृद्धि करता है। और बिल्कुल इसी प्रकार से बस केवल विदा ही, तीक्ष्ण कांजी जैसे जो है ऐसे द्रव्यों का सेवन वहां पे इंडिकेटेड नहीं है या वहां पे नहीं करना है, इसी प्रकार से आचार्य बताते हैं। और कुछ अद्भुत जो कल्प है, मैं और एक थोड़े से मेरे पास जो कल्प है उसको भी मैं बताना चाहूंगी, जिसका प्रयोग मैंने काफी बार आपको बताया भी है और करवाया भी है। तो इसमें देखिए आपको ना गर्भस्थान यानी गर्भाशय को शुद्ध करना है, तो त्रिफला का घृत जो है उसका प्रयोग आप करवाइएगा, जिसके साथ आप अच्छे से दोनों को देना है। त्रिफला घृत आपको दोनों को देना है, और इसमें भारद्वाज जो ऋषि है वो बताते हैं कि लक्ष्मणा का मूल भी डाल सकते हैं, और वो अवश्य उसको पिलाते रहिएगा। और पुष्य नक्षत्र अगर इसको मिल जाता है तो काफी फायदेमंद होता है। ठीक है। फिर आप इसमें गर्भस्थान शुद्ध करने के लिए, रजोदुष्टि के लिए यहाँ पे देना है आपको जो ये आता है एलोवेरा, कुमारी, कोरफड, इसका जो मगज होता है, इस मगज को निकालकर शुगर डालकर इसको देना है, वो भी काफी अच्छे से काम करता है। अगर गर्भाशय में कोई वेदना होती है तो वहां पर दूध और मुनक्का, बादाम इसमें डालकर मिलाकर इसको अच्छे से पका दीजिएगा और वहां पर इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपको भस्मों का भी प्रयोग बताया गया है। लोह, ताम्र, सुवर्ण, इन तीनों का भस्म मिलाकर 1.5 गुंजा शहद के साथ रजस्वला स्त्री को यानी छठे दिन से इसको नियमित रूप से खाने को दीजिएगा। ये गर्भस्थान की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा माना है। फिर आप जैसे जो भी चाहते हैं इस प्रकार से इसका ये कर सकते हैं, है ना, जो भी चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। गाय के दूध में घी और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर आपको ये मतलब माहवारी के समय में ही पिलाने को बताया गया है। ये भी काफी अच्छा है, दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। और जो महिला है उसको केवल चावल और लाइक दूध, ऐसे सिंपल सा डाइट उसको बता दीजिएगा। बेस्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बेस्ट इसके रिजल्ट बताए गए हैं। ठीक है। अभी एक अलग सा ये है इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी देखा था कि प्रजास्थापन गण में भी हिरडा का और अम्लकी का वर्णन आया है। तो त्रिफला का चूर्ण ऋतुकाल में 3 दिन रोज 1 तोला की मात्रा में यानी 10 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ खिलाना काफी फायदेमंद माना गया है, वो भी आप इसको दे सकते हैं। बेस्ट काम मिलेगा आपको। दूसरा एक सिंपल वाला है, शंख पुष्पी का जो मूल है, ठंडा ठंड पानी से मिलाकर इसको अच्छे से आप कूट कर इसको दीजिएगा, चौथे दिन से दीजिएगा। नेक्स्ट है वट श्रृंग या जो वट वृक्ष है ना, बनियान ट्री, उसका जो मतलब एकदम से ग्रीन वाला जो अंकुर होता है, इस अंकुर को आप ये करिएगा, पीस लीजिएगा, उसका खल्व करिएगा और छोटी सी सुपारी जितनी गोली बनाकर आप इसको खिलाइएगा। ये भी आपको निश्चित रूप से गर्भ प्राप्ति देने में मदद करेगी। और एक मेरा अद्भुत जो गर्भ योग है उसको भी मैं बता देती हूँ। गर्भ योग के रूप में बहुत बेस्ट है ये भी, पुनर्नवा, गुड़ूची, शतावरी, अश्वगंधा और क्रोच बीज, आंवले की चूर्ण, इनका घृत के साथ पान। ठीक है। पुनर्नवा, गुड़ूची, शतावरी, अश्वगंधा, कोच बीज, आंवले की चूर्ण घृत के साथ। नेक्स्ट है इसी क्रम में बरगद का जो पेड़ है उसकी कोमल जड़ों को सुखा कर लेना है। यानी अभी जो मैंने बात किया था वट का या बरगद का पेड़ जो होता है ना, उसकी जो कोमल चटाई होती है इसको सुखा लेंगे, इसका चूर्ण बनाकर घर में रखिएगा डब्बे में बंद करके। डेली 1 गिलास दूध लीजिएगा, 1 गिलास दूध में इस चूर्ण को डालिएगा, 1 बड़ा चम्मच, 1 से 2 बड़ा चम्मच मिला दीजिएगा। और महावारी जैसे ही खत्म होती है उस महीने को लगातार पीने को दीजिएगा, 3 दिनों तक दीजिएगा, खाली पेट इसको दिन में 1 बार पीने को बताइएगा, और फिर 2-3 घंटे कुछ भी ना खाए। निश्चित रूप से ये एक बेस्ट है आपके लिए, एक बेस्ट कल्प है, बेस्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है 2 बड़े चम्मच कटे हुए धनिए की जड़ के साथ 10 से 12 खजूर को लेना है, पीस लेना है, उसकी पेस्ट बनाना है और गाय के दूध में 3/4 कप ले लीजिएगा, इसमें उबाल दीजिएगा और फिर थोड़ा ठंडा करके इसको पीना है। अब महावारी की अंतिम तारीख से लेकर आपको 1 सप्ताह तक इसको पिलवाना है, दिन में 1 बार पीजिएगा। धनिया, खजूर डालना है, पेस्ट बनानी है और गाय के दूध में मिलाकर इसका प्रयोग करना है, बेस्ट काम करेगा। फिर आपको थोड़ा और मैं बताती हूँ, जैसे हमने शिवलिंगी की बात की थी, तो शिवलिंगी के बीज लेना है आपको,
27 बीज जैसे संख्या दी है। पीपल की जटा लेनी है, 6 माशा, नागकेशर 6 माशा। फिर ये तीनों को, शिवलिंगी, पिपली और नागकेशर, तो शिवलिंगी 3 भाग है और एक एक भाग हमने पिपली और नागकेशर को लेना है। और इन तीनों को ही पीसकर इसकी 3 टिकिया बनाइएगा और रोज 1 टिकिया, और शिवलिंगी बीज 9 शिवलिंगी बीज, और इसके साथ में खीर खाना है। और ऐसे करने से निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में आपको मदद मिल जाएगी। ऋतुकाल के बाद शिवलिंगी बीज, 5 शिवलिंगी बीज पानी के साथ 7 दिन तक ले, और बिल्कुल रोज एक एक आप इसमें बीज ऐड करते जाए, ताकि, और जैसे हम लोग वर्धमान मात्रा में इस प्रकार से ये इंडिकेशन दिया गया है, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ आज आपके सामने और कुछ इसमें ऐड करने वाली हूँ। मैं पीपीटी शेयर करके इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे मर्म चिकित्सा हमने पढ़ी है, सर से ही पढ़ी है, तो इसमें इनफर्टिलिटी में कौन से मर्मों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको लेकर मैं बस लास्ट में, जैसे रोज कुछ कुछ हम लोग मर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छे से उपयोग होता है विटप मर्म का। विटप मर्म हम सभी जानते हैं, विटप मर्म का पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शेयर किया है, स्क्रीन शेयर करके मैं बता रही हूँ। और ये विटप मर्म का पोजीशन है, जैसे शुक्र क्षय, इनफर्टिलिटी, ओलिगोस्पर्मिया, ओवुलेशन, शुक्र दृष्टि, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, डिसमेनोरिया, और जहां पे मोटेलिटी, फैलोपियन ट्यूब्स की मोटेलिटी कम होती है ना, वहां पर भी इसका काफी सुंदर परिणाम मिल जाता है। इस विटप मर्म को स्टिमुलेट करना, प्रेरित करने से, आप देखिए इसकी पोजीशन देखिए, एनाटॉमिकल पोजीशन विटप मर्म की। ये वैकल्य का टाइप का मर्म है। वैकल्य यानी जो कि अगर इस पर आघात हो जाए तो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी या डिफॉर्मिटी आ जाती है, या फिर डिसेबिलिटी। सो विटप मर्म ये 2 होते हैं, और ये स्नायु मर्म के अंदर इसको आचार्य सुश्रुत ने बताया है, एंड सिरा मर्म के अंदर आचार्य वाग्भट ने बताया है। स्थान ऑफ विटप मर्म मेंशन्ड बाय आचार्य इज द ज्वाइनिंग एरिया ऑफ वंशन एंड वृषण, एंड इन मेल्स इंजुरी ऑन विटप मर्मा लीड्स टू संघात यानी स्टर्लिटी और अल्प शुक्रता, ओलिगोस्पर्मिया। इसको अगर आघात हो जाए तो विद्ध लक्षणों में क्या है, स्टर्लिटी और ओलिगोस्पर्मिया। अभी जो पेशेंट हमारे पास अल्प शुक्रता, शुक्र दृष्टि, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर डिफॉर्मिटी को लेकर आते, इनमें भी इसी मर्म का आपको प्रेरण करना है। And so in males, the structure present in the inguinal region are skin, superficial fascia, inguinal callan extend जो deep inguinal ring तक जाता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पे। तो विटप मर्म को आप स्टिम्युलेट करते हैं तो इनफर्टिलिटी में बहुत रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे, ना केवल इनफर्टिलिटी में, बट लाइक ओलिगोस्पर्मिया, ओव्यूलेशन, शुक्रक्षय, शुक्र दृष्टि, सभी में। मैंने अभी आज से लाइक जैसे हमने सर से सीखा है, नवीन सर से सीखा है, सारे हमारे दर्पण के वैद्यों ने, तो उनसे ही मैंने सीखा है। कुछ मैंने अपना एडिशन भी इसमें डाल दिया है कि विटप मर्म कहाँ कहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे कई सारे मर्म भी है जो स्त्री रोगों में खास करके प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसका तो अभी मैं विटप मर्म का स्टिमुलेशन कैसे करना है इसको लेकर शेयर करती हूँ, वीडियो शेयर करूंगी मैं, ताकि आप आसानी से इसको कर सके। सारे जो वैद्य है इसको कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। इसका प्रयोग कैसे करना है, उसको प्रेरित कैसे करना है, इसको मैं बताने जा रही हूँ। बहुत अच्छे से इसका परिणाम मिलेगा विटप मर्म को अगर स्टिमुलेट किया जाए तो। ये एक इंपॉर्टेंट मर्म है, वाइटल पॉइंट है। जो आचार्य सुश्रुत ने इसका और सभी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है विटप मर्म का। सिंपली इसकी अगर इंजुरी हो जाती है तो इम्पोटेंसी, ओलिगोस्पर्मिया डेवलप होता है, और इसीलिए हमने इसी को स्टिम्युलेट करना है, इसी विटप मर्म को हमें स्टिम्युलेट करना है। ओके, चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे वीडियो शेयर करके बता रही हूँ कि कैसे इसको स्टिम्युलेट कर सकते हैं।
चलिए मैंने यहाँ पे शेयर कर लिया है, आपको आवाज जरूर हो जाता है तो एबनॉर्मलिटी या डिफॉर्मिटी आ जाती है। इसको मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। हाउ टू स्टिमुलेट विटप मर्मा। एक पेशेंट पे मैंने विटप मर्मा, तो आज हम लोग यहाँ पे ना विटप मर्मा को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। विटप मर्मा ये एक वैकल्यकर मर्मा है। वैकल्य जैसे हम लोग जानते हैं कि इस मर्म का अगर आघात हो जाता है तो एबनॉर्मलिटी या डिफॉर्मिटी आ जाती है। विटप मर्मा आर ऑफ टू टाइप्स एज they are described under स्नायु मर्मा by आचार्य सुश्रुता and सिरा मर्मा by आचार्य वाग्भट। स्थान एग्जैक्ट लोकेशन क्या है विटप मर्मा का, आचार्य बताते हैं कि ज्वाइनिंग एरिया ऑफ द वंशन एंड वृषण। एंड इन मेल्स अगर इसकी इंजुरी हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि स्टरलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया है। मेल्स में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्वाइनल रीजन, स्किन और सुपरफिशियल फेशिया एंड इंग्वाइनल कैनल होता है। इंग्वाइनल कैनल एक्सटेंड फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मैं सिंपल तरीके से आपको, जैसे पद्मासन में हम लोग बैठते हैं तो पद्मासन में बैठना है। अभी हमारी मौसी को पूरे 2 पैर ऊपर लेने नहीं आ रहा है, बट एक पैर जो अभी उन्होंने मोड़ लिया है, तो देखिए इस प्रकार से उसको पहुंचाना है, ऊपर तक उन्होंने पहुंचा दिया है। ठीक है, ओके। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये एंड ये, अभी ये पैर उनका आता नहीं है ऊपर। अगर ये पैर इसी पोजीशन में आता तो ये जो है इस प्रकार से इस मर्म को, विटप मर्म को स्टिम्युलेट कर सकते हैं, जो कि महिलाओं के काफ़ी सारे जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है या इनफर्टिलिटी जन्य समस्या है, इन सभी में। तो अगर आप इस प्रकार का भी व्यायाम कर सकते हो डेली, इस स्थिति में कुछ समय के लिए बैठ सकते हो, तो भी ये मर्म का स्टिमुलेशन हो सकता है। क्योंकि हर किसी पेशेंट को ओबेसिटी के कारण हो या मानो ये अगर संभव नहीं हो पाता है, तो आप इस प्रकार से भी पद्मासन में बैठकर भी अपने इस एडी से ही, इस हील से ही आप इस प्रकार से टच करके इसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी अपने आप से भी इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प इन वेरियस फीमेल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इन सभी में लाभदायी होगा। अंशमर्मास आर लोकेटेड वन। इंद्रबस्ती मर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। इंद्रबस्ती मर्मा, इंद्र नाम जो है, इंद्र देवता जो कि जल की देवता है, एंड बस्ती जो ब्लैडर, जो हमारे शरीर में क्लेद एवं मूत्र से जुड़ा हुआ ऑर्गन है। बस्ती मूत्र को बनाता भी है और मूत्र का निस्सरण भी करता है। तो इंद्रबस्ती मर्म ये बस्ती के कंट्रोल के लिए ही स्टिमुलेट करते हैं। इंद्रबस्ती मर्म अधोशाखा में यानी पैरों में, लेग में भी होते हैं और हाथों में भी होते हैं। दे आर 4 इन नंबर और इसका प्रमाण है आधा अंगुल। Middle and anterior part of the forearm slightly on the lateral aspect where radial artery passes। ये कालांतर टाइप का मर्म है और सौम्य और अग्नेय है, यानी इसको हम लोग थोड़ा, मतलब सौम्य भी है, अग्नेय भी है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है और बहुत ज्यादा शीत गुण का भी नहीं है। इसको क्यों आइडेंटिफाई करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने बताया इंद्र और बस्ती का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा फोरआर्म है या क्यूबैटल फोसा है। अभी क्यूबैटल फोसा से 4 अंगुली आप इस पर रखकर इसको आराम से काउंट कर लीजिएगा। ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। अब जहां पर आपका अंगुली का ये पोस्चर खत्म होता है, ये पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, ये दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंद्रबस्ती। अब इसको इस प्रकार से 0.8 सेकेंड के लिए स्टिमुलेट करें, छोड़ दे, स्टिमुलेट करें, छोड़ दे। सो ये अंडव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस और सारे बस्ती एवं सभी प्रकार के पेन हो रहे हैं डॉक्टर शुभी, पीसीओडी है, यूरिन रिटेंशन है और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, ब्लैडर वीकनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, महिलाओं की कई सारी बीमारियां जो है, इसके लिए इंद्रबस्ती मर्म काफी आरामदायी होता है। अभी हमने आइडेंटिफाई किया इसको हैंड्स में, तो दोनों हैंड्स में इसी प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करना है। बस सिंपल है, 4 अंगुली क्यूबाइटल फोसा से नीचे इंद्रबस्ती, याद रखने में बहुत आसान है। आप इसको 2 इस प्रकार से आइडेंटिफाई करेगा। देखो इसको मैं फिर से एक बार आइडेंटिफाई करके बता रही हूँ। सो एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा, दिस इज ओके, यस। अभी इसको हम लोग पैरों में भी आइडेंटिफाई करते हैं सेम तरीके से। नीचे 4 अंगुल, ओके, तो ये आएगा। देखिए 4 अंगुल हम लोग काउंट कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा करीब करीब ये एरिया। अभी इसको नीचे से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नीचे से इसको करीब करीब ये दूरी पर होगा, 8 अंगुल दूरी पर ही हो सकता है नीचे से, और ऊपर से आप इसी प्रकार से इसको 4 अंगुली तक ये करिए। दिस इज इंद्रबस्ती मर्मा। और इसी तरीके से इसको भी स्टिमुलेट करना है, प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। इंद्रबस्ती मर्मा कई सारे आर्तो विकृतियाँ
एवं इनफर्टिलिटी और सभी प्रकार की बाकी समस्या, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए ओलिगोस्पर्मिया, ऐसे तमाम विकृतियों में लाभदायी होता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की इनफर्टिलिटी के लिए कुछ कल्प, और मैंने अलग से एडिशन के रूप में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ही बता दिया कि हम यहाँ पे मर्म चिकित्सा का भी कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, और चलिए आज के लिए रुकते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे। ओके, किसी का कुछ सवाल हो तो बताएं। हमारे वैद्यगण, जो भी हमारे सारे वैद्यगण हैं, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपने व्यूज डाल सकते हैं। मैम आपने वो प्रजास्थापन गण जो बताया है उसमें हम्म। शायद एक शतावरी भी है ना, वो रह गया था शतावरी, बताना। हाँ मैम, शतावरी ना, नहीं नहीं, शतावरी ऑलरेडी मतलब उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट है, कुछ जगह पे शतावरी डाला गया है, कुछ जगह पे नहीं डाला गया है। शतावरी है उसमें, शतावरी लेना चाहिए। ओके मैम। यस, बिल्कुल। ओके, ओके मैम। गीतू जी, संपदा जी, तो इसको एडिशनली मैंने डाला है, तो आप इसका प्रयोग करवाइए जरूर। सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है मैंने, ज्यादा से ज्यादा। मॅडम प्रजास्थापन घनवटी कुठे मिळते? मार्केटमध्ये मिळेल, कुठल्या खूपच सिंपल कंपनी? आहे. हा? प्रजास्थापन वटी तुम्हाला केरला आणि आर्यवैद्यक दोन्हीची पण मिळेल. बर, हा, चल. त्याच्यामध्ये सगळंच आहे, म्हणजे आणि टोटल कंटेंट्सच आहेत ना त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे डोस तुम्हाला कसे ते, द्यायचे? हा, डोस कसे द्यायचे? 2 बीडी द्यायची, 2 बीडी. किती दिवस द्यायचे? काय किती दिवसात? पाचव्या दिवसापासून ते पूर्ण 1 महिना, म्हणजे कंटिन्यू 3 महिने देऊ शकता तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाहीये. बर, व्यासची आहे, व्यास कंपनीची आहे. चालेल. द्या, छान आहे त्याचं, आणि त्याचं तुम्ही काढा किंवा दूध शिरपाक पण देऊ शकता, सगळ्याच पद्धतीने देऊ शकता. हो, ठीक है, हो, ओके, थँक्यू. चलिए। तो आज एक मैंने नया प्रयास किया है, इसमें मर्म एडिशन किया है, तो चलिए आप भी ऐड करते रहिएगा। नमस्कार सभी को, थैंक यू।